हूँ मीनाक्षी चौधरी, कोटा राजस्थान से। और जैसा कि एक नॉर्मल मतलब मस्ती फुल लाइफ थी मेरी और बहुत शानदार लाइफ थी, मतलब जैसे मजे करने वाले होते हैं दोस्तों के संग, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब सबके, मतलब एक जो कहते हैं ना कि सबके चहेते, उनमें से मेरा एक नाम आता है। चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, मतलब एक्स वाई जेड मुझसे, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि जो भी मुझे अगर वैसे सुनेगा तो चाहे बुराई करेगा पर एक बार मुझसे मिल लेगा ना, तो उस टाइप का ही मेरा एटीट्यूड था कि वो मेरी तारीफ जरूर करेगा एक बार के लिए, कि हाँ यार मीनाक्षी बहुत बढ़िया है और बहुत शानदार है। इस तरीके से मेरा बिहेवियर था स्टार्टिंग से, अपनी शर्तों पे जीना, अपनी अपने मस्ती में रहना और अपनी उसमें। देन उसके बाद मैम मेरी 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी वाइकिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जापानीज कंपनी है, इसमें एज एन ट्रेनी इंजीनियर। उसमें मुझे हो गई थी ज्वाइनिंग मेरी, मैंने वहाँ पे मतलब रेवाड़ी हरियाणा में है ये, बावल में, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली मैंने। अच्छे से चल रहा था सब, ठीक चल रहा था, बढ़िया, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं थी। एक्सवाइजेड में मतलब कोई परेशानी नहीं थी। मुझे 11 मंथ हो चुके थे जॉब करते करते। देन 11 मंथ पे मुझे क्या है वहां पर जैसे जॉब करने जाते थे, मेरी क्या जनरल शिफ्ट ही हुआ करती थी, सुबह 8 से शाम के 4:30 बजे तक, वही जनरल शिफ्ट। मतलब मेरी वहां क्या शिफ्टें लगती थी, ए बी सी, है ना। और गर्ल्स के लिए ए बी और जनरल थी, तो मेरी तो जनरल ही कर रखी थी उन्होंने, क्योंकि मेरा क्या ऑफिस वर्क कुछ अलग टाइप का था, मतलब एक टाइप से मेरा अलग टाइप का वर्क था, तो उसमें क्या है जनरल शिफ्ट में ही होता था मेरा काम। तो सब बढ़िया चल रहा था, सब फर्स्ट क्लास था, लाइफ स्मूथली चल रही थी। देन उसके बाद मुझे एक दिन दर्द होता है पेट में, लेफ्ट साइड में पेट में दर्द होता है। तो अब मुझे लगा उस दिन क्या है, हम सारे दोस्त वगैरह और जो सीनियर्स एंड जूनियर्स क्या चिल आउट करने के लिए स्विमिंग पूल चले गए थे, तो वहां से आने के बाद मेरे पेन स्टार्ट हो गया रात में ही, शाम को। देन उसके बाद मैंने मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा पेन, क्योंकि हल्का-फुल्का दर्द हो रहा था, मतलब तो यूँ लगा ऐसे ही होगा। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉम्बिफ्लेम वगैरह गोली खाई और मैंने अपना जो रूटीन वर्क होता है ऑफिस का वो जाके किया। दर्द हो रहा था लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वो दर्द बढ़ता गया। मेरे जैसे क्लिनिक है, हमारी कंपनी में क्या क्लिनिक है, वहाँ पे भी मैंने स्प्रे लगा लिया। उससे भी उन्होंने कहा मैम ने कि शायद मे बी मसल्स फट गए होंगे आपके, तो इस वजह से दर्द हो गया होगा। ये किसी ने कहा कि को वो पथरी वगैरह का दर्द होगा, तो मुझे लगा कि हाँ नॉर्मल दर्द होगा। हाँ, इससे पहले मुझे क्या है कि थोड़ी क्या है चिड़चिड़ाहट होती थी काम करने में, और यूँ लगता था यार ये काम मेरे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन मैंने उनको सबको इग्नोर कर दिया है कि भई गर्मी है, वो मई का टाइम था, मई-जून का। तो मेरे को लगा मैं गर्मी है, गर्मी की वजह से हो रहा होगा मुझे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद मेरे दर्द बढ़ गया, घर आके मैंने रूम पे आके मैंने मेरे रूममेट्स और जो लैंडलॉर्ड है भाभी उनको बताया, तो मैंने घर पे भी फ़ोन कर दिया था, तो घर पे क्या है, दर्द तेज़ हो गया मुझे, तो मम्मी ने कहा कि एक बार दिखा लो। वहाँ दिखाया मैंने, तो वहाँ एक नॉर्मल डॉक्टर थे, ऐसे ही जो होते हैं आस-पास में, तो उन्होंने मेरे को देख के बोला कि ये तो पथरी का है, आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, पूरी रात निकल जाएगी, नेक्स्ट डे सोनोग्राफी करवा लेना। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दर्द कम हुआ मुझे। कम हुआ तो फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह छुट्टी ले ली कंपनी से। कंपनी से छुट्टी लेने के बाद फिर मैंने दिखाया, सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। पथरी वगैरह ऐसा कोई सीन भी नहीं था, ना मसल्स फिर फटने का था। उसमें बस स्प्लीन है, जो स्प्लीन उसका साइज़ एनलार्ज था, बड़ा था। तो मैंने कहा फिर जो लैंडलॉर्ड भैया थे वो ही लेके गए थे मुझे दिखाने। तो उन्होंने कहा मीनाक्षी दूसरे डॉक्टर पे चलते हैं, तो दूसरे डॉक्टर पे गए तो उन्होंने मेरी सीबीसी करी वहाँ पर। सीबीसी करी तो उसमें मेरा क्या है टीएलसी काउंट 33,000 निकला। तो डॉक्टर घबरा गया कि यार ये चक्कर क्या है, इतना टीएलसी, मतलब इसको कोई बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है।
मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने मुझे पास में बुलाया, उन्हों को थोड़े से लगे कि एचआईवी के सिम्पटम्स भी क्या है, एचआईवी में भी ऊपर बढ़ जाती है, तो उन्होंने मुझसे थोड़े पर्सनल सवाल किए, मैंने बता दिया सर ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो फिर फिर उनको लगा कि टीबी भी हो सकती है, तो देन उनके बाद उन्होंने मेरा चेस्ट एक्स-रे करवाया, तो चेस्ट एक्स-रे भी सब सही था। अब एक्चुअली में मुझे इन्फेक्शन के नाम से लग गया डर, क्योंकि मेरे संग मेरा मतलब मेरे सिबलिंग ने भी जॉइन किया था, मतलब कज़िन ने, सिबलिंग सॉरी, कज़िन ने भी जॉइन किया था, हम दोनों ने जॉइन किया था। तो उसको भी इन्फेक्शन हुआ था और वो विदिन 2 मंथ्स वो खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो थोड़ा-सा मुझे इन्फेक्शन से डर लगा, मैंने कहा सर आप तो ऐसा करिए कि मुझे ना आप कुछ भी मत करिए, बस इंजेक्शन दीजिए, मेरा दर्द कम हो जाए ताकि मैं अपने घर मेरी 11 घंटे की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर सकूँ और मेरे घर पहुँच सकूँ, ताकि मैं घर जाके फर्दर ट्रीटमेंट जो भी है इन्फेक्शन का वो ले सकूँ। मैंने कहा ठीक है, पर आप यहाँ पे भी करवा लो ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मुझे उन्होंने मुझे काम डाउन किया, अच्छे डॉक्टर थे वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उधर से एक आए उधर से उनकी लैब के, तो उन्होंने कहा कि एक बार ब्लड पीबीएस की जाँच करवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कि 2 घंटे में आ जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैंने कहा जो भी है आप कर दीजिए। उन्होंने वो कि मैंने कहा ठीक है, मेरी 5 बजे की ट्रेन है शाम की 5 बजे की, तो ठीक है कोई कि आ जाएगी, उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी। देन उसके बाद मैंने घर पे ले गए भैया-भाभी, वो सब इंजेक्शन-विन्जेक्शन दिलवा के, जो भी कैनुला लगाया मेरे एक, उसमें 6-7 इंजेक्शन लगाए। और मेरी एक दोस्त है वो एमबीबीएस कर रही है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इंजेक्शन लग रहे हैं कि हाँ, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद है ना वो रिपोर्ट 5 बजे आनी थी, वो आई नहीं 5 बजे और मुझे ट्रेन में बिठा दिया कि हम रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर देंगे आपको। तो ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन में मुझे बिठाने के बाद मेरे को वहाँ पे ना काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे जूस दे दिए, पैक्ड जूस और पानी की बोतल दे दी, मेरे रूममेट्स ने बिठा दिया था मुझे। और रिजर्वेशन डिब्बे में बिठा दिया था कि कोई आए तो उनसे बोल देना, क्योंकि अर्जेंटली मुझे जाना था, तो इस वजह से कि ऐसे-ऐसे या फिर कोई जो भी फाइन वगैरह हो वो भर देना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा थोड़ा-सा आगे पहुँचना ही हुआ था, मतलब आई थिंक मेरी जर्नी 1 घंटे की भी कंप्लीट नहीं हुई थी कि मेरे लैंडलॉर्ड भैया का फ़ोन आ गया कि मीनाक्षी आप जहाँ पर हो और जयपुर आने वाला है, आप जयपुर ही उतर जाओ, आपको तो दिक्कत है ज़्यादा। मैंने कहा हुआ क्या भैया? अब फ़ोन पे क्या आवाज़ कट रही थी ट्रेन में होने की वज़ह से, नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे थे, तो फ़ोन पे आवाज़ कट रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा, अब वो क्या है उस टाइम पे जब मेरी वहाँ तबीयत खराब थी, तो मैंने क्या है फादर के नंबर भी दे दिए थे लैंडलॉर्ड भैया को, कि ये मेरे फादर के नंबर है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया और आवाज़ कट रही थी और उसमें उन्होंने मुझे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी। अब रिपोर्ट में जो ब्लड पीवीएस की थी उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था एक्यूट ल्यूकेमिया। थोड़ा बहुत आइडिया था ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर होता है, पर लगा कि शायद नहीं हो। फिर मैंने एक बार क्या है मेरी दोस्त को रिपोर्ट भेज दी उसी टाइम। मैंने कहा यार देख के बताना, उसने नाम-वाम देखा नहीं, उसने कहा इसका मतलब ब्लड कैंसर होता है। तो मुझे श्योर हो गया कि हाँ, मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे हाथ-पैर ऐसे हो गए ट्रेन में, कोई भी नहीं था और मतलब ऐसा दिमाग खराब हो गया मेरा, मतलब ब्लॉक, यहाँ से पूरा दिमाग ब्लॉक हो गया था, मतलब कि अब क्या? क्योंकि मैंने कैंसर के बारे में तो सुना था, कैंसर तो क्या है मेरे घर में जैसे मेरे नाना जी कैंसर, लेकिन ब्लड कैंसर के बारे में एक दिन मुश्किल में वो मर जाती है अनुष्का। मैं कहा, महीने 7 महीने जो भी होंगे, बहुत सारे सपने थे, वो मतलब ब्लॉक हो गया, आँखों में आया कि कोई बात नहीं है, अब जितना भी डॉक्टर से पूछ दवाई ले लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने वो जर्नी निकाली 8 घंटे की, मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे, नहीं तुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी कोई पैथोलॉजी वाले इस तरीके से होंगे। तो मेरे को श्योर था कि हाँ, मुझे है दिक्कत, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई भी, पर वो घरवाले थोड़ा-सा वो खुद भी प्रिपेयर हो रहे थे, ये सब बोल के। तो घर आने के बाद फिर मैंने फर्दर चेकअप्स करवाए और उसमें भी यही निकला कि मुझे दिक्कत है और यही वाली दिक्कत है ब्लड कैंसर की। फिर देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लाया, तो मेरी क्या है 1 दिन में ही
करीब 1.5 प्लेटलेट थी, 1.5 लाख। वो मेरी कन्वर्ट होगी 50,000 रहेगी। तो यहाँ कोटा में क्या है, लिक्विड कैंसर के अच्छे डॉक्टर नहीं है, या फिर है भी नहीं, एक आध होगा तो होगा। पर यहाँ पे जो डॉक्टर है, उनसे हमने कंसल्ट किया तो एक सॉलिड कैंसर के डॉक्टर, उन्होंने कहा फटाफट इसको या तो जयपुर ले जाओ या फिर मुंबई ले जाओ, क्योंकि अगर एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी ना तो फिर भारी पड़ जाएगा मामला। तो मुझे भैया और मेरी कजिन सिस्टर थी, वो फटाफट लेके मुझे जयपुर पहुंच गए। जयपुर में डॉक्टर प्रेफर किए थे यहाँ से, जो उनको दिखाया, उन्होंने फिर वो टेबलेट्स वगैरह दी और फर्दर जांचें करवाई मेरी, बोन मेरो वगैरह, बायोप्सी वगैरह, फिर फर्दर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अब मैम ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैम कैंसर पता होना ये तो एक अलग है। आपको कैंसर बीमारी है, ये एक बहुत बड़ा मतलब खुद में एक बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ में इसका ट्रीटमेंट, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो है। ट्रीटमेंट चैलेंजिंग है। आप अपने को, जैसे आज मुझे बुखार आया, मैंने बुखार की गोली खाई और मेरा बुखार सही, मतलब मुझे पेन हो रहा था, मुझे बॉडी पेन हो रहा था, सब चीजें हो रही थी, मैंने बुखार की गोली खाई और मेरा पेन सही हो गया, ये ठीक है। ये तो अपने को रिलैक्सेशन वाली चीज है। लेकिन कैंसर खुद में एक ऐसा वो बीमारी है और ऐसी गंदी वो है कि अपन गोली लेते हैं ना, इसकी गोलियां खुद में एक पेनफुल वो है। तो ये एक इलाज मेरे लिए ठीक है, मैंने एक बार तक सॉलिड कैंसर का इलाज देखा था, लेकिन मैंने लिक्विड कैंसर का आज तक इलाज नहीं देखा था। ना मेरे घर में कोई केस था जो मैंने देखा हो। अब सॉलिड कैंसर के तो क्या है, एक आध उसमें तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन होता है, देन उसके बाद कीमो एक आध लगती है तो लगती है। अगर आपका इनिशियल स्टेज हो तो वो तो लगती भी नहीं है, सेकंड स्टेज पे जरूर लगती है, सेकंड थर्ड स्टेज पे बाकी नहीं लगती, और बाकी चल चल जाता है इंसान, और वो महीने भर का इलाज है। यहाँ सबसे चैलेंजिंग इसका कि 3.5 साल का इलाज है, और 3.5 साल में जो 8 महीने जो क्रूशियल होता है, 8 महीने इतना क्रूशियल टाइम, पहली बात तो मुझे बताया नहीं था कि इतना लंबा टाइम मुझे ट्रीटमेंट दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, मतलब भैया को बता दिया होगा पर मुझे नहीं बताया गया था। लेकिन और फिर प्लस इसका ट्रीटमेंट जो कीमो देते हैं मैम, कीमो एंड ऑल थिंग्स, जो रीढ़ की हड्डियों में इंजेक्शन लगते हैं वो, और बोन मेरो बायोप्सियां होती हैं अलग अलग टाइप की कीमो, अलग अलग टाइप के गोलियां दवाइयां ने ये ने वो, कि इतना पानी पीना है कंपलसरी है, कि 6 लीटर आपको पीना ही पीना है, मतलब इतने टारगेटिंग, मतलब जॉब करना इजी है पर एक इलाज करवाना बहुत टफ एंड बहुत हार्ड। फिर प्लस आपके पेन, प्लस आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, मतलब इंस्टेंट होते हैं ये सारी चीजें आपकी लाइफ में। और ये एक भाई एक दिन चले तो इंसान क्या है, झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक दिन की बात है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस ये जितना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आपको ये होते हैं, तो एक इरिटेशन होने लग जाती है, खुद से इरिटेशन होने लग जाती है। किसी और से तो बाद की बात है, खुद से आपको इरिटेशन होने लग जाती है कि यार ये मैं कहाँ फंस गई यार, क्या मेरे संग ही था क्या? मतलब इतने इतने क्रूशियल टाइमिंग थे मेरे साथ कि मेरे से चला तक नहीं जाता था, उठा तक नहीं जाता था मेरे से, और मेरे दर्द इतने भयंकर होते थे कि मतलब उम, मैं मतलब लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो दर्द, ठीक है, आपके कुछ लोग बाग कहते हैं ठीक है, एक ये फैक्टर होता है कि लोगों के बाल चले आते हैं, बाल मेरे भी गए थे। लेकिन उन सबसे ज़्यादा दर्द होता है जो अपने फिज़िकल पेन होते हैं। मैम एक उँगली उठाने में भी मुझे ऐसा लगता था ये उँगली भी नहीं उठ पाती थी मेरी। जिसमें कॉन्स्टिपेशन कभी, और फिर अलग-अलग इन्फेक्शन साथ में चलते रहते हैं। मुझे फिस्टुला हो गया था, और फिस्टुला मैम इतना चैलेंजिंग जॉब था मैम। आपके सर्दियों में आपके वेजाइनल पे कोई
मतलब किसी टाइप के कट्स लगाए जाएँ, इंजरीज़ हो, वहाँ पे मतलब काफ़ी कट लगाए जाएँ, 2, 3, 4, 5 बार आपका ऑपरेशन हो और आपको मतलब इतना ज़्यादा क्योर रखना पड़े। तो मतलब काफ़ी मतलब इतना गंदा टाइम निकल रहा था मैं मतलब उम, मेरे लिए मतलब मेरे आँसू मतलब मेरी जान ही नहीं निकलती थी बस। जान ही नहीं निकलती थी, बाकी तो सब कुछ हो जाता था। यूँ मन करता था भाई ले ले भई भगवान ले ले यार, तू तो इससे बढ़िया तो ले ही ले, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतना दर्द होता था। मतलब जीना मेरे लिए बहुत मतलब दुभर हो गया था कि यार कैसे जीऊँ? हाउ टू सर्वाइव? हाउ टू ओवरकम विद दिस? मतलब सारी चीज़ें एक साथ मतलब और फिर साथ में मैम ठीक है, आप कहीं जाते हो अ, सबसे पहली बात अपने क्या है, अपने जो या इंडिया में डॉक्टर्स बहुत कम है, आप जैसा कि जानते हैं डॉक्टर्स कम है इन सारी चीज़ों के। तो वहाँ पे पहली बात आपको दर्द हो रहा है, चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर्स तो लाइन से ही देखेंगे। मेरे अलावा भी आगे भी वो मतलब और भी पेशेंट हैं। तो वहाँ पे वेट सिस्टम, वेटिंग सिस्टम ये सारे मतलब मैम और फिर प्लस फैमिली, आपकी फैमिली मतलब आपके साथ में जो जाती है, सुबह से लेके शाम हो जाती थी मैम, है ना? ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढीकना टेस्ट, अरे मैम और फिर साथ में कोविड अलग से चल रहा था, तो वो प्रोटोकॉल्स ये सारी चीज़ें मिला के मैम डिस्कस मतलब इतना गंदा ट्रीटमेंट होता है कैंसर का और छोटे-छोटे बच्चे मैम, ब्लड कैंसर के तो छोटे-छोटे बच्चे रीढ़ की हड्डियों में इंजेक्शन लग रहे हैं देन ट्रीटमेंट बहुत गंदा है। पर हाँ, एक अगर आपके साथ में सपोर्ट सिस्टम हो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का, मेरे फ्रेंड्स का और फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था कि वो हर वक़्त मेरे लिए खड़े रहते थे। मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए अलग-अलग चीज़ें बना के लाते थे। बहुत सारे आपको पता है कि ब्लड की अरेंजमेंट होती है, एफएफपी, फ्रेश फ्लोजन प्लाज़्मा, प्लेटलेट, जाने कितनी बार ये सब चढ़ा मुझे और जाने कितनी बारी मेरे दोस्तों ने मुझे इन सब चीज़ों में सपोर्ट किया। उन्होंने अपने दोस्त भेजे और जैसे कि आपको पता है डोनेशन के बाद ही मिलता है। अगर आपको ब्लड चाहिए तो आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा उसके एवज़ में। तो इस तरीके से मेरे जाने कितने यूनिट ब्लड चढ़ गया और वो ही मेरे दोस्तों ने और सबने सपोर्ट दिया मुझे और शायद उन सब के सपोर्ट की वजह से आज भी मेरी अभी लड़ाई मतलब अभी तक भी मेरी खत्म नहीं हुई है। अभी अगेन मुझे अभी जुलाई में मुझे कैंसर सेल्स सर में मिली है मतलब सीएसएफ में। तो उससे भी अभी मेरी लड़ाई अभी भी मतलब कैंसर से मेरा पीछा नहीं छूटा है। अगर आप मैं सोचूँ कि नहीं मैं सही हूँ, मैं ठीक है, पर अभी भी मेरी लड़ाई जारी है और मेरे सारे दोस्तों का सपोर्ट और सबका सपोर्ट अभी भी इसमें मेरे साथ अभी तक है और देखो ईश्वर जहाँ तक भी मुझे करेगा। मैम मैंने जो आयुर्वेदिक है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में मैम मैंने क्या किया कि इस बार जब मुझे कैंसर सेल्स फाउंड हुई थी 30 जुलाई के अराउंड 30 जुलाई से पहले ही मुझे क्या है पूरे महीने सर में दर्द रहा। मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा होगा और मैम बहुत सारी चीजें जैसे कि सब बोलते हैं अड़ोस में पड़ोस में कि वहाँ दिखा लाओ, वहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। बट मैम ये जो 3 साल जो निकलते हैं ना, इसमें 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है आपको कि आप इधर-उधर दिखा के लाओ। एलोपैथी के अलावा आप जा ही नहीं सकते हो कहीं पे, स्विच कर ही नहीं सकते हो क्योंकि यही इतना क्रूशियल होता है मैम। 2 साल मेरे ब्रदर 2 साल एक नॉट अ सिंगल पेनी उन्होंने कमाई। कमाई एक सिंगल पेनी नहीं थी क्योंकि वो 2 साल मेरे संग लगे रहे। फादर को इतना समझ में नहीं आता, वो अरेंजमेंट नहीं कर पाएँगे, वो थोड़े एजेड हो गए हैं, 364 के हो गए, वो इतना नहीं कर पाते, वो रिटायर भी हो चुके हैं, तो देन वो नहीं कर पाएँगे इसलिए ब्रदर मेरे संग लगे रहे। तो जो उनका सेटअप था बिज़नेस का, वो 2 साल नहीं चला, 2 साल नहीं चला था, वो तो बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गए। डाउनफॉल पे आ गए देन उसके बाद मैम फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं और जैसे चलते हैं हर मतलब एक डील करना आप पहले तो आप पहले ही मरे हुए हो।
ऊपर से ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये अलग से मार देते हैं इंसान को। क्योंकि आप कहीं जाने का आप जा रहे हो ट्रीटमेंट करवाने। ट्रीटमेंट करवाने में एक दवाइयों, गोलियों के अलावा आपका रहना, खाना-पीना सारी चीज़ें इंक्लूडेड होता है मैम, है ना? तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी जैसे भी लग रहा था। तो मैम सब बोलते थे अड़ोस-पड़ोस में कि आप है ना यहाँ पे लो, वहाँ पे लो। पर मैम वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जैसा कि मेरे पास टाइम भी नहीं था और वो सब नहीं था। लेकिन 30 जुलाई को जब मेरे फाउंड हुआ ये वापस अगेन कैंसर सेल मेरी मतलब डिटेक्ट हुई सर में, तो मैंने घर में ही योगा प्राणायाम जो है उनको टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट किया। देन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब शायद आपके पास टाइम मे बी कम है और आप शायद पता नहीं कुछ भी हो सकता है इन केस मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भई जो भी है अब तो फिर भैया ने कहा कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लो लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हमने पहले भी कोशिश करी थी लेकिन बोन मैरो मैच हमें नहीं मिला। जो 100 मेरी सिस्टर से मेरी सिबलिंग से मैच हुआ तो ब्रदर से मेरा 20% मैच हुआ और सिस्टर से मेरा 50% मैच हुआ। तो डॉक्टर ने उस वक़्त मना कर दिया था कि बोन मैरो अभी नहीं करना क्योंकि आपके पास मैच ही नहीं है। तो फिर वो डायरेक्टरी जो होती है इंडियन डायरेक्टरी और जर्मनी की डायरेक्टरी, उसमें फाउंड करवाया, उसमें पता करवाया तो 90% मैच ही था अपने पास। अपने पास 100% मैच नहीं था तो डॉक्टर ने मना कर दिया। तो अब की बार डॉक्टर ने कहा कि आप 50% मैच पे ही करवा लो। कि बोलो करवा लो बट मेरे ब्रदर थोड़े वरीड थे। उन्होंने कहा सर मैं करवा लूँगा, चलो ठीक है। जो भी ऐसी चीज़ें मैं करवा लूँगा बोन ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन ठीक है, मैं 2 साल से 2.5 साल से इलाज करवा रहा था। तब मुझे वापस कैंसर सेल मिल गई, है ना? तो उसमें तो 50-50 के चांसेज़ हैं। अभी शायद ये 6 महीने, 7 महीने जिए, वहाँ पे ये 1 महीने जिए, बोन मैरो में मैं डाल दूँ इसको, बोन ट्रांसप्लांट में मेरे पास आए नहीं है बच के। तो फिर भैया ने यहाँ पर मुझे योगा, प्राणायाम और थोड़े आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बात करके किसी से, उनसे वो दिलवाई। देन उसके बाद मेरे योगा, प्राणायाम से मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला और मुझे सर में दर्द कम हो गया। और वो एक कीमो का इंजेक्शन लगता है, उसके बिना ही मेरे कैंसर सेल मर गए थे। तो फिर मेरे वो इंजेक्शंस देते हैं जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल में जो इंजेक्शंस देते हैं, तो उसके बिना ही मेरे कैंसर सेल मर गए। मतलब योगा प्राणायाम करने से। तो फिर डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा ठीक है पर ये योगा प्राणायाम भी उन्होंने कहा कि इसको आप जो भी कर रहे हो, वो अब तरीके से मतलब टैबलेट्स तो मेरा ट्रीटमेंट तो चला रहा है, लेकिन इसको भी साथ में डॉक्टर ने कहा है कि आपको जब अगर आपको रिलीफ मिल रहा है और आप इतने टाइम तक जी पा रहे हो, तो आप करो इसको। तो वही मैंने योगा प्राणायाम और वो जो ये पत्ते जो मतलब ये जड़ी-बूटियों का जो होता है रस वगैरह, ये लेना स्टार्ट कर रखा है। ट्रीटमेंट मतलब टैबलेट्स के अलावा। 1 मिनट मैम देखूँ मैं आपका। मैम सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की बात करी जाए मैम ट्रीटमेंट में, तो मैम सबसे बड़ी बात है कि आपका जो छोटा-छोटा सा सिम्पटम्स आते हैं ना जो अपने को, कि जैसे ये हल्का-फुल्का दर्द होना कहीं भी या फिर कहीं पे भी मसल्स पेन होना, उसको मतलब लाइटली ना लिया जाए, है ना? और एक आप भई अब हर कोई मैम इतना ज़्यादा अमीर तो है नहीं, अपन सब मिडल क्लास फैमिली इंडियंस आर मिडल क्लास फैमिली मोर मतलब सबसे ज़्यादा मिडल क्लास फैमिली इंडिया में सर्वाइव करती है। तो मैम उनके पास घर का खर्चा चलाने के लिए और इनके लिए ही ज़्यादा पैसा नहीं होता जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो सबको एक जो मेडिक्लेम होता है ना मेडिक्लेम, वो सबको करवाना चाहिए अपना जैसे जो भी हो, जिस तरीके से क्योंकि ये आप मेरे को आप देखोगे आप पे अभी भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मुझे कैंसर है क्या? क्योंकि मुझे लोग बाग देखकर जज कर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, कि इसके इतनी बुरी बीमारी या फिर इतना कुछ हो सकता है क्या?
तो और मेरा मैम रूटीन ऐसा था कि जब कंपनी जाते थे तो उससे पहले मेरा 15 टू 20 मिनट्स एक्सरसाइज करके जाना होता था। तो ये सब मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मंथ मतलब हर 6 मंथ में हर कोई एक बार सीबीसी करवाए। सीबीसी में मैम ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जैसा कि सबको पता है कि नॉर्मल कॉस्ट पड़ती है 100 टू 200। ये सीबीसी और जो एक आध छोटे-मोटे टेस्ट है, उनको सब रेगुलर बेसिस पे या तो ईयरली करवाएँ अपना या फिर 6 मंथ में करवाएँ, जैसा भी हो सके वो करवाएँ, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ, अपने जो ब्लड काउंट है वो किस तरीके, क्योंकि मैम मेरा भी इन दिनों जैसा मेरा देखना हो रहा है ना, ब्लड कैंसर बहुत गंदे तरीके से फैल रहा है, मतलब ये बुखार की तरह हो रहा है लोगों को। लोगों को, और इसका सबसे अच्छा तरीका है अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे ना, अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं, ब्लड कैंसर में भी टाइप होते हैं, सीएमएल, सीएलएल, एएमएल, एएलएल। तो आप जितना जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे ना, उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और उतनी जल्दी आप इस सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आप सीएमएल की बात करते हैं अपन, सीएमएल में स्टेजेज़ होती है, ये 6-6 साल तक पता नहीं चलता लोगों को, 7-7 साल तक पता नहीं चलता, और इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ओरल टैबलेट है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे डेली खानी है। तो बहुत मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है इसका इलाज सीएमएल का, लेकिन क्या लोग बाग अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते और उनकी जान चली जाती है, और उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट या इन सब चीज़ों, अगर वो क्या लेट डिटेक्ट होगा, तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कॉस्टली मैम पड़ता ही पड़ता है। तो मेरा सबसे पहले यही कहना होगा लोगों से कि एक तो अपने जो रेगुलर बेसिस पे चेकअप जो छोटे-मोटे, ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप ज़्यादा करवा लीजिए, लेकिन छोटे-मोटे टेस्ट हैं। आजकल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये वाले चीज़ आप करवाते रहिए, मतलब हर 6 मंथ पे। और सबसे बड़ी बात अपना मेडिक्लेम, ज़्यादा मतलब आप मेडिक्लेम ज़रूर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर कोई आपके घर में मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें काफ़ी रिलैक्स देगा। मैंने नहीं करवाया था, बट मैं ये बोलूँ सबसे कि आप सब करवा के रखिए, ताकि लोगों को मतलब जो एक बहुत बड़ा खर्चा आता है ना, उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। वन वर्ड के लिए तो सिर्फ मैम, वन वर्ड के लिए तो सम अप क्या कहूँ, बट strength, or strength which is given by my parents, my friends and my well wishers, उनकी वजह से ही शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, और शायद मैं आगे अपनी जर्नी जीतूं। और अगर नहीं भी जीतू तो मुझे गम नहीं होगा कि भैया हाँ, मैंने कोशिश करी। मुझे ये रहेगा कि मैंने कोशिश करी और मैं अपना 100% दूं आगे की जर्नी में भी। और सारा बस ये है कि पेनफुल जर्नी है, बट नेवर लूज होप। ठीक है, एक वक्त है, वक्त निकल जाएगा, बस ये सोचिए वक्त है। एक टाइम मेरे पास ऐसा था कि मुझे यूं लगता था यार मर जाऊं, अभी मर जाऊं, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट भी, जैसा कि मैं एक मतलब होप नहीं खोने वाले इंसानों में से हूँ। मतलब मुझे स्टार्टिंग से क्या है, बहुत कभी-कभी है ना, हो जाता था कि भैया अपन हार रहे हैं। पर अंदर से मेरे हमेशा आवाज़ आई है, नहीं यार, हारेंगे नहीं यार, हारेंगे तो नहीं, लड़ते हुए जाएँगे पर हारेंगे नहीं, मतलब गिव अप नहीं करेंगे। तो वही चीज़ उस टाइम पे मेरे मुँह पे आती थी। एक कहावत है, जब ओखली में मुँह दे लिया है तो मूसल से क्या डरना, ये एक यहाँ की कहावत है। ओखली वो होती है ना, वो कूटने वाली, है ना? उसमें अगर मैंने मुँह दे लिया है, तो अगर कोई मतलब जैसे कोई टेस्ट होता था, बोन मैरो बायोप्सी होती थी, तो उसमें बोन मैरो किया जाता था। तो मेरी सिस्टर को मेरे से मतलब सिस्टर पास में बैठी रहती थी, वो कहती थी यार जाना है ना? ये वाला इंजेक्शन लगेगा, अब ये वाला लगेगा, तो मेरे मुँह से बस यही निकलता था यार, ओखली में मुँह दे लिया है, तो मूसल से क्या करना, मतलब मेरे को खुद को समझाना होता था। तो मतलब मैंने उसमें मुँह दे ही लिया है, अब तो मुझे पता चल गया है कि हाँ, मेरे को ये है, तो वो मूसल आ रही है, उससे क्या डरना यार, जो होगा देखा जाएगा।
करते हैं अपन, कोशिश करते हैं, कोशिश करना अपना काम है। जैसा कि आप अपने हाथ में एक ही चीज़ है भगवान ने जो दे रखी है, कोशिश। बाकी उसका काम है कि वो क्या करेगा। अपने हाथ में जो काम है वो आप करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। और ये है, मैं अपने जो जितने भी जो भी ये सुन रहे हैं कि आपके आस-पास में, या फिर मेरा बस एक ही कहना है कि आप क्या है, अपन क्या है सोचते हैं, आज मेरा जो घर है, उसकी कॉस्टिंग होगी करीब-करीब 70-80 लाख, है ना? बट क्या है, लोग को है ना, जो लोगों का नज़रिया होता है मैम, है ना? सबसे बड़ा लोगों का नज़रिया इसमें ये होता है कि यार 70 लाख का, 80 लाख का मकान है, दुकान है, 50 बी 15-20 लाख की भैया की जो भी है ना? पर मैम वो चीज़ें, आप कोई घर घर बेचने के लिए क्या, घर रहने के लिए होता है। और जब खरीदा था पेरेंट्स ने, जब शायद कॉस्टिंग कम होगी उसकी, है ना? पर इसका इलाज से क्या मतलब क्या डेफिनेशन, इसका इलाज से क्या मतलब है? कि भैया हाँ, इनके पास तो पैसा है ना? लोग बाग क्या है, दूसरे का ये सिर्फ़ ये देखते हैं कि यार इनके पास इतना पैसा है। पैसा, अरे मैम घर में है वो, घर में से कोई निकल के खजाना थोड़ी निकल रहा है, कि भैया खजाना निकल रहा है और मैं अपना इलाज करवा लूँ, या फिर दुकान है, दुकान तो भई जो भैया का ऑफ़िस है छोटा-सा, वो ऑफ़िस किस लिए? क्या, ताकि उसमें भैया आगे जाके पैसा कमाए, उसमें जाए तो अपनी अर्निंग सोर्स कर सके, है ना? वो उस लिए, उसमें कोई खजाना थोड़ी कर रहा है कि वो खजाना खोद के आज मैं 1 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, कल 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, तो परसों 3 लाख रुपए निकाल रहा हूँ। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी है, इतनी, बहुत सारे लोगों की अच्छी भी मेंटालिटी है, नो डाउट, है ना? लेकिन लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी है। अरे मैम, आपके पास आप, ठीक है, आपका वो एक लाइफ स्टैंडर्ड है कि आपका स्टार्टिंग, आपके संग ऐसी दिक्कत आ गई तो लोग बाग पूछने लग जाते हैं कि ना क्या है इनकम, क्या नहीं है। अरे यार हाँ ठीक है, एक इनकम, घर को देखकर आप किसी की उसको कैसे अंदाजा लगा सकते हो? तो मतलब ये है कि अगर आपको अड़ोस पड़ोस में भी, अगर आपके जो भी जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि इस चीज का आकलन इस चीज से न करें कि वो कैसा है कैसा नहीं। ये चीज देखें एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है, उसके घर में किस हिसाब की प्रॉब्लम है, किस हिसाब की प्रॉब्लम नहीं है। और आप फाइनेंशियली मदद मत करो, ठीक है, आपसे आप नहीं है कैपेबल तो मत करो, लेकिन उसको ये कहकर भी परेशान मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ही जानता है कि वो किस चीज से सफर कर रहा है। और वो, आप इमोशनली सपोर्ट कर दो उनको। आप आप उस तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना? आप इमोशनली सपोर्ट कर दो। आप उसको इमोशनली मतलब डाउन मत करो ना। उसके अंदर जो है, आप उसको इमोशनली डाउन मत करो ये सब करके। आप बस थोड़ा-सा सहयोग दें उसको, अड़ोस में, पड़ोस में, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में, मतलब उसको टाइम दें। क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो मेंटली भी वीक हो जाते हैं मैम। आज मैं हूँ, आज मेरी बात करी जाए तो आज मेरी शायद 27 साल एज है। 27 साल में इंसान कमाने लग जाता है, फादर और मदर का एक सहारा बनता है। यहाँ ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, जो, ठीक है, एक बच्चा है, बच्चे को तो पता है कि भैया हाँ बच्चा है ना? एक बूढ़े जो एक एज वाले हैं, उनको पता है कि भैया हाँ ठीक है यार, मेरे को तो पता है कि भैया मेरे भी बच्चे करेंगे। लेकिन हम जैसी एज वालों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें कि हमारी बॉडी इतना वर्क करने लायक नहीं रहती है। मेरी मैंने अभी ट्यूशन्स लगाए थे, अभी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मतलब कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट किया था 9th-10th को साइंस। मैम मैंने 2 महीने पढ़ाया, तभी मेरा हेडेक दर्द होने लग गया, हेडेक होने लग गया। मतलब मेरा इलाज अभी कंटीन्यूअस में चल रहा है, कीमो रनिंग में चल रही है। मैंने पढ़ाया 2 महीने, बॉडी ही काम नहीं कर पाई मैम। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर इस तरीके की बीमारी है, तो हर तरीके से सपोर्ट करो, इमोशनल। हम भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अभी का टाइम है, क्योंकि हम इस एज पे हैं कि हमें अभी अर्निंग होना चाहिए था, जबकि हम अर्निंग नहीं है, हम और हमारे जो भी है, हम खर्चा माँगते हैं, मतलब कहने का मतलब हम एक्सपेंसेस करवा रहे हैं। हम कमाने की बजाय एक्सपेंसेस करवा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा
नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी एज में इस तरीके से डिटेक्शन होने का और इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है आप जो भी देख रहा है या फिर जो भी देखता है, तो वो हेल्प मतलब उसको आगे बढ़ने में, मतलब जैसे कोई छोटा-मोटा काम है, जैसे मेरा कोई भी काम है, जैसे मुझे कहीं पे जॉब चाहिए, तो थोड़ा-सा मेरे नोट्स बनाने में कोई हेल्प कर दे। मतलब इस तरीके से लोगों को इमोशनली सपोर्ट, ताकि बंदों को भी लोगों को अच्छा लगे। बस ये समझिए मेरी कि आप एक से एक, वो कहते हैं ना, एक गाना था पुराने ज़माने का कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। बहुत सही गाना था मैम, बहुत सही गाना था। तो वही गाना मैं आज के टाइम पे भई मुझे कैंसर है, वो कैंसर के अलावा भी मैं ये एक लाइफ में मैसेज दूँ कि हम लोग वी आर ह्यूमन्स, और आई थिंक वी ह्यूमैनिटी को अपने को वो करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। बस मैम यही है। तो मुझे बस थैंक यू मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और काफ़ी अननोन्स जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, और काफ़ी अच्छे मतलब अड़ोसी-पड़ोसी मेरे, टच वुड मुझे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट मुझे क्या है, सुनने में मिलता था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लोग बाग कहते थे यार उसके तो ये है ना। पर मुझे जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ मिली ना, वो मेरे लिए एक पाँव पे खड़े रहते हैं हर वक़्त कि हाँ, मीनाक्षी ये है, हाँ, मीनाक्षी वो है। काफ़ी लोगों ने मुझे, मेरे डॉक्टर्स, इवन मेरे डॉक्टर्स, दे आर वेरी सपोर्टिंग टू मी। मतलब मैम क्या बोलूँ, मतलब उन वो खुद भी मतलब एक जुड़ाव जब तक डॉक्टर से नहीं होता ना, तब तक कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा जुड़ाव मेरे डॉक्टर से, वो एक मैसेज पे मुझे रिप्लाई करते थे। अगर मुझे कुछ फीवर वगैरह या कुछ भी दिक्कत होती थी, तो एक मैसेज पे। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरे डॉक्टर्स को, मेरे फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स को कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो अभी भी साथ दे रहे हैं मेरा। हाँ, लेकिन कभी-कभी डाउनफॉल आता है मेरा, मुझे लगता है कि यार क्या हो रहा है ये, इससे बढ़िया तो बढ़िया खत्म हो जाओ। बहुत बहुत जगह मेरा गिरना हुआ है, लेकिन एवरी टाइम मतलब मुझे सँभाल लिया लोगों ने, और कभी मेरे खुद के आत्मबल ने, खुद के अंदर के उसने, तो मुझे सँभाल लिया, और सँभाल भी रहे हैं अभी तक लोग। तो मैं सबका बहुत-बहुत दिल से थैंक यू सो मच टू ऑल।